नमस्कार मित्रों, मैं आलोक कुमार तिवारी। हाल ही में आयोजित उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित हुआ हूँ, अनारक्षित वर्ग में 42वीं रैंक के साथ। मैं आप सबके समक्ष बड़े ही समय से सोच रहा था कि अपने साक्षात्कार का अनुभव साझा करूँगा और मेरे साक्षात्कार का जो अनुभव है वो भी 2 साक्षात्कारों का अनुभव है, 47 का भी और 50 का भी। 47 में भी मुझे 26/30 अंक मिले थे, बहुत अच्छे अंक मिले थे और 50 में भी उम्मीद है कि बहुत अच्छे अंक साक्षात्कार में मिले होंगे, जिसकी वजह से ही मेरा अनारक्षित में चयन हुआ। तो मैं आपसे क्रमवार जो है पहले 47 विज्ञापन संख्या का, उसके बाद जो है विज्ञापन संख्या 50 का अनुभव साझा करूँगा। तो आप लोग उसके अंत में मैं कुछ मुख्य बातें भी आप लोगों के सामने रखूँगा जो आपको ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की जो परीक्षा है वो 2014 से गंभीर रूप से प्रारंभ कर दी थी। तो आप लोग ये सोचिए कि बहुत एक लंबी तैयारी थी, कोई 1 साल या 6 महीने के संघर्ष से ही परिणाम नहीं मिला। तो लगभग 2014 से मैंने तैयारी प्रारंभ की थी। 2015 में तृतीय सेमेस्टर में जब मैं था तभी मेरा नेट हो गया था। 2016 में उसके बाद मेरा जेआरएफ हो गया और सबसे पहले मुझे 47 में ही अपने प्रथम प्रयास में ही मुझे साक्षात्कार देने का अनुभव मिला, का एक अवसर मिला जिसमें मैंने 26 अंक प्राप्त किए। अब मैं उस साक्षात्कार के अनुभव को सबसे पहले आप लोगों के समक्ष रखूँगा। उस साक्षात्कार के बाद मुझे हालांकि 26 अंक मिले थे, लेकिन अंतिम चयन न हो सका था क्योंकि लिखित परीक्षा में कुछ अंक कम थे। तो सर्वप्रथम मैं 47 का अनुभव रख रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बोर्ड के बारे में बताता हूँ। कई प्रतियोगियों का ये संशय रहता है कि बोर्ड में कितने लोग होते हैं। तो मैंने अभी तक 2 इंटरव्यू दिए हैं, दोनों में यही था कि एक अध्यक्ष, उसके अलावा 3 एक्सपर्ट थे। तो बोर्ड, अब हम देखेंगे कि जब हम अंदर गए वहाँ पर हमने अनुमति ली, अंदर गए, हमें बैठने की, अध्यक्ष जी ने हमें बैठने के लिए संकेत किया। मैंने सीट ग्रहण की, उसके बाद मैंने उनका अभिवादन किया, मैंने उसके लिए उनको धन्यवाद दिया। अध्यक्ष जी ने मुझे सबसे पहला प्रश्न पूछा कि बिना नाम लेते हुए अपनी शैक्षिक उपलब्धियों के बारे में बताइए। बिना नाम लेने के पीछे उनका प्रयोजन ये होगा कि वो किसी जाति या धर्म की बात वहाँ पर ना आए, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो मैंने उन्हें बताया। उसके बाद एक्सपर्ट 1 जो थे उन्होंने कहा कि रामचरितमानस की जो मूल प्रति है, जो गोरखपुर गीता प्रेस से प्रकाशित हुई है, वो किस में विभक्त है। ये प्रश्न थोड़ा मैं सुन कम पाया, समझ कम पाया, इसलिए मैंने उसे रिपीट करने के लिए अनुरोध किया। माननीय अध्यक्ष जी ने उसे रिपीट किया और मुझे प्रश्न समझाया। मैं कुछ देर सोचने लगा। एक्सपर्ट 1 ने कहा कि यदि आपने रामचरितमानस पढ़ी है, और चूंकि मैंने 2-3 बार पूरी अर्थ सहित पढ़ी थी, तो मैंने कहा सर मैंने पढ़ी है। तो उन्होंने कहा कि तब आप इसका उत्तर आराम से दे पाएंगे, आप सोच लीजिए। मैंने सोचा तो मैंने तत्काल कहा कि सर सोपानों में विभक्त है। उससे उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और मुझे भी एक आत्मिक बल मिला और मेरा जो प्रथम प्रश्न था वो भी बहुत अच्छे से सही हो गया। उसके बाद एक्सपर्ट 1 ने दोबारा प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में कौन सा प्रकरण आपको बहुत सर्वाधिक प्रिय है। अब देखिए, इस प्रश्न ये बहुत आसान लगता है, लेकिन इसमें थोड़ा आपको ये ध्यान देना है कि आप वही प्रकरण प्रिय कहिए या वही कवि प्रिय कहिए या वही कविता प्रिय कहिए जो आपको कंठस्थ हो। यदि आपको वह कंठस्थ नहीं है तो आप कदापि मत कहें, क्योंकि आगे वो आपको सुनाने के लिए कहेंगे। तो मुझे चूंकि जो प्रकरण कंठस्थ था, मैंने कहा कि मुझे वो प्रिय है। तो उन्होंने कहा आप उसे सुनाइए। तो मैंने उसे सुनाया। उन्होंने उसकी बड़ी तारीफ की। उसके बाद एक्सपर्ट 1 ने मुझसे कहा कि इसमें कौन सा रस है। मैंने कहा सर श्रृंगार रस है। तो उन्होंने कहा कि श्रृंगार की कौन सी अवस्था है। तो मैंने वो बताई कि श्रृंगार की ये पूर्व राग अवस्था है। एक्सपर्ट 2 उसके बाद अपने पास जो है इंटरव्यू ले लिया। उन्होंने प्रश्न पूछना शुरू किया। एक्सपर्ट 2 एक महिला थी। उन्होंने कहा कि मिथिला धनुष प्रकरण जो आपने सुनाया, क्या इससे मिलता जुलता कोई और प्रकरण है जो हिंदी साहित्य में लिखा गया है। मैं कुछ सोचने लगा। उसके बाद मैंने उत्तर दिया कि जी हाँ मैम, निराला जी की राम की शक्ति पूजा एक ऐसा प्रकरण है जो कि लिखा गया है इसी प्रकरण पर आधारित। एक्सपर्ट 2 ने फिर कहा, चूंकि मेरा शोध नागार्जुन पर था, तो उन्होंने कहा कि नागार्जुन प्रगतिवादी हैं या जनवादी, और जनवाद को परिभाषित करिए। मैंने इसका उत्तर दिया। उसके बाद एक्सपर्ट 3 उन्होंने अपने पास इंटरव्यू लिया।
उन्होंने कहा कि आपके कितने लेख प्रकाशित हैं, मैंने उसकी संख्या बताई जो कि यूजीसी के लिस्टेड थे। एक्सपर्ट एक्सपर्ट वन एक्सपर्ट टू ने एक्सपर्ट थ्री ने फिर से कहा कि आपको यदि मौका मिले लगभग 2 लेख प्रकाशित करवाने का, तो आप कौन कौन सी 2 पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाएंगे। तो अब इसमें भी बहुत मनोवैज्ञानिक उत्तर देना है। आप कोई भी पत्रिका का नाम मत बताइए, आप उसी पत्रिका का नाम बताइए जिसका संपादक आपको ज्ञात हो और कहाँ से प्रकाशित होती है और किस प्रकार की है, साप्ताहिक है कि मासिक है कि अर्धवार्षिक है, जो भी ये आपको पता हो तभी बताइए, क्योंकि जैसे ही आप बताएंगे वो संपादक का नाम पूछने लगेगा, और वही मेरे साथ हुआ। तो उसके बाद एक्सपर्ट थ्री ने कहा कि ये कहाँ से प्रकाशित होती है, इनके संपादक कौन है, मैंने बता दिया क्योंकि मैंने वही पत्रिकाएं बताई थी जो मुझे ज्ञात थी, पूरी तरह जानकारी थी। अब एक्सपर्ट थ्री ने कहा कि मैं आपके समक्ष कुछ नाम लूंगा, आप बताइएगा वो अखबार का नाम है कि रेलगाड़ी का नाम है। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो उन्होंने कहा जलेश और प्रलेश, तो चूंकि मुझे ज्ञात था तो मैंने कहा कि सर जलेश जो है जनवादी लेखक संघ है और प्रलेश जो है वो प्रगतिशील लेखक संघ है। तो उन्होंने कहा वेरी गुड। आप शोध के अतिरिक्त क्या करते हैं, ये भी प्रश्न हुआ। तो मैंने कहा कि मैं जेआरएफ हूँ और मुझे फेलोशिप मिलती है। तो ठीक है। बोर्ड ने साक्षात्कार की बहुत प्रशंसा की और मैं उन सभी का, और इसके साथ ही उन्होंने इंटरव्यू समाप्त होने का संकेत किया। मैंने सभी गुरुजनों का अभिवादन करते हुए मैं धीरे से बाहर निकल आया और दरवाजे को बहुत आराम से बंद कर दिया। ये मेरे साक्षात्कार का प्रथम अनुभव था, जो कि 47 विज्ञापन संख्या से मुझे मिला था और इसमें मुझे 26 अंक प्राप्त हुए, 30 में से 26 अंक। उसके बाद मैं साक्षात्कार जो अभी हाल ही में जिसमें मेरा चयन हुआ, विज्ञापन संख्या 50 का मैं अनुभव आपके सामने रखूंगा। वो अब इसमें क्या था कि मेरा पहले दिन ही मेरा इंटरव्यू था। ईडब्ल्यूएस में मेरी रैंक 20वीं थी, तो मुझे 9 मार्च को साक्षात्कार देना था और दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कि मेरा सबसे अंत में इंटरव्यू हुआ था। समय था लगभग शाम का 7:30 बजे। तो मैं बहुत निराश था कि मैं तो सबसे बाद में हूँ, अब क्या होगा, मुझे लग रहा है कैसा होगा, अच्छा होगा कि नहीं। लेकिन मैं अंदर गया बहुत बहुत ही आसान्वित होकर। तो जैसे ही मैं अंदर गया उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। बोर्ड के अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं आपके धैर्य से बहुत प्रसन्न हूँ, आप बताइए, आप सुबह से बैठे हुए हैं और मैं आपके धैर्य से बहुत प्रसन्न। फिर उन्होंने कहा कि आप जाइए और व्हाइट बोर्ड पर कुछ पढ़ाइए। मार्कर उन्होंने दिया और मैं पढ़ाने गया। मैंने कहा सर बताइए मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाऊँ। तो उन्होंने कहा कि आप कोई भी जो आपको पसंद हो आप टॉपिक पढ़ा दीजिए। मैंने अलंकार पढ़ाया। मैं 5 मिनट तक पढ़ाता रहा। उसके बाद उन्होंने संकेत किया कि आइए बैठ जाइए। मुझे बैठने का संकेत किया और तब मेरा मौखिक इंटरव्यू प्रारंभ हुआ। एक्सपर्ट 1 ने कहा भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र, इस पर वो पूछना चाहते थे, उन्होंने प्रश्न किया और मैं उसके उत्तर में मैंने कहा सर मैं बाबा नागार्जुन के काव्य में जनतांत्रिक मूल्यों के अभिव्यक्ति विषय पर शोधरत हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र में यदि उलझा जाएगा तो आप सभी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, आप जानते हैं सबका वीक पॉइंट होता है, सब लोग बचना चाहते हैं। तो मैंने भी इसी प्रयोजन से अपना शोध का टॉपिक बता दिया। तो इसका फायदा ये हुआ कि जो दूसरे एक्सपर्ट थे उन्होंने मुझसे सवाल किया कि नागार्जुन की जो भी कविता आपको प्रिय हो आप उसे सुनाइए। तो मैंने बाकी बच गया अंडा, ये जो शीर्षक कविता है मैंने सुनाया और सुनाने के साथ मैंने उसकी प्रतीक योजना के बारे में बताया, स्पष्ट किया। एक्सपर्ट 2 ने प्रतीक योजना की बात करते हुए उन्होंने कहा कि पद्मावत में भी ऐसी कोई प्रतीक योजना है। तो मैंने कहा जी हाँ सर। तो तन चितौर मन राजा की नहा बुध पद्मिनी, ये करके मैंने सुनाया और उसको मैंने व्याख्यायित किया कि कौन किसका प्रतीक। उन्हें उत्तर बहुत पसंद आया। उसके बाद एक्सपर्ट 3 ने कहा कि नकेनवाद क्या है। तो मैंने नकेनवाद के बारे में समझाया। फिर उन्होंने कहा कि नकेनवाद और प्रयोगवाद में अंतर क्या है। मैंने अंतर स्पष्ट किया। अब उन्होंने कहा कि नकेनवाद के संस्थापक कौन है, तो मैंने उसका भी उत्तर दिया। नलिन विलोचन शर्मा की कोई कृति बताइए, मैंने वो भी बताया। अब एक्सपर्ट 3 ने कहा कि नागार्जुन की एक कविता है कालिदास, क्या आपको कंठस्थ है। मैंने उसका भाव बताते हुए मैंने उसको सुनाया। अब अध्यक्ष जी ने यह कहा अंत में कि रामचरितमानस का जो भी प्रकरण आपको कंठस्थ हो आप सुनाइए, क्योंकि मैंने रामचरितमानस का भी उल्लेख वहां पर कर दिया था कि मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि मुझे वो कंठस्थ थी काफी प्रकरण मुझे, तो मैं तैयार था उसके उत्तर देने के लिए। तो उन्होंने जो है प्रकरण सुनाने के लिए कहा, मैंने सुनाया और उसी के साथ वो भी गाने लगे। उसके बाद जैसे ही मैंने जो है उसको समाप्त किया, उन्होंने साक्षात्कार समाप्ति की घोषणा की और उन्होंने पूरे बोर्ड ने मेरा इंटरव्यू सराहा और मैं जो है उठा और
बाहर धीरे से जो है अभिवादन करते हुए दरवाजे को बंद करते हुए बाहर निकल गए। तो ये मेरे दोनों साक्षात्कार के अनुभव रहे। अब इन दोनों साक्षात्कार का जो मेन पॉइंट है, अगर हम देखें या ये देखें कि इसका कंक्लूजन क्या है, तो आप ये देखिए कि सबसे बड़ी चीज होती है आपका आत्मविश्वास। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। आपको ये मानना चाहिए मैं योग्य हूँ, तभी तो मैं इंटरव्यू देने आया हूँ, और जो भी एक्सपर्ट आए हैं मैं भी योग्य हूँ। तो कोई घबराने की बात नहीं है। दूसरी बात यह कि जो भी आपका मजबूत पॉइंट है, कोशिश करिए कि इंटरव्यू बोर्ड में रखिए कि मेरा ये प्रिय है या मैं इस पर बात करना चाहता हूँ, किसी तरह करके उसको रखिए, क्योंकि अगर उस पर बात हो जाएगी तो आपका प्लस पॉइंट होगा। तीसरी बात यह है कि जब भी आपको ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने के लिए कहा जाता है तो आप वहाँ जाइए, पढ़ाइए, और बिल्कुल जो है आई टू आई कॉन्टेक्ट के साथ, अच्छे लेखन के साथ उसकी आप पहले से प्रैक्टिस करके जाइए। और जब भी आपसे कहा जाए कि आप आइए बैठिए, उससे पहले आप डस्टर से उसे इरेज कर दीजिए, प्लीज इरेज कर दीजिए, नहीं तो वो बहुत बैड इमेज जाती है कि आप अपनी गंदगी साफ नहीं करते आप। उसके बाद जो प्रमुख बातें हैं वो यह है कि इंटरव्यूअर जब भी कोई प्रश्न पूछता है तो वो प्रश्न समाप्त हो जाए, उसके बाद ही आप उत्तर देना प्रारंभ करिए। बिना उत्तर पूरा प्रश्न सुने आप उत्तर देना प्रारंभ ना करें। और एक बात यह है कि जो भी प्रश्न आए, चाहे वो सरल प्रश्न हो चाहे कठिन प्रश्न हो, आप गंभीरता से उसे सुनिए, थोड़ा सा सोचिए 2 सेकंड, उसके बाद ही उत्तर देना प्रारंभ करिए। ये नहीं कि सरल प्रश्न आया तो बहुत जल्दी उत्तर दे दिया और कठिन आया तो सर खुजलाने लगे, ये बात नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो ये मेरा अनुभव रहा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए मेल पत्थर साबित होगा। अब मैं कुछ अपने गुरुजनों का नाम लेता हूँ जिनकी बड़ी कृपा रही है मेरे जीवन में, और मैं जो भी कुछ यहाँ तक बना उसमें। सबसे पहले मैं डॉक्टर भारती सिंह मैम का नाम लेना चाहूँगा, जो कि मेरी मानस माँ है, और उन्होंने जब भी मैंने एमए में एडमिशन लिया तब से लेके अभी तक उनका आशीर्वाद बना हुआ है। पल पल पर उन्होंने हमें संभाला और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए, और उनका बहुत कुछ योगदान है मेरे यहाँ तक पहुँचने में। उसके अलावा डॉक्टर शकुंतला गिरी मैम, उन्होंने भी बहुत मनोयोग से पढ़ाया, और डॉक्टर देवर्षि सर जिनसे काफ़ी प्रेरणा मिलती रहती है, डॉक्टर अनिल त्रिपाठी सर, डॉक्टर नलिन रंजन सिंह सर, डॉक्टर सुनील रंजन सिंह सर, डॉक्टर सुनील रंजन सर, डॉक्टर प्रमोद उपाध्याय सर, अतुल सर, दिवाकर सर, और मेरी शोध निर्देशक विशेष रूप से मैं इनका नाम लेना चाहूँगा डॉक्टर किरण शर्मा मैम, जिन्होंने मुझे शोध के विषय में सूक्ष्म बातें बताई, हिंदी साहित्य की के बारे में बहुत जो है मनोयोग से उन्होंने बताया, और बहुत ही सूक्ष्मतम चीज़ें भी स्पष्ट की। जब भी कोई जिज्ञासा रहती है मैम उसका निराकरण करती हैं, पूरे मनोयोग से करती हैं, तो मैम का भी बहुत आशीर्वाद रहा है मेरे व्यक्तित्व को गढ़ने में। उसके अलावा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के जो है हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर निरंजन सहाय सर, जो कि चीफ प्रॉक्टर हैं वर्तमान में, उनका भी बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया और सभी विद्यार्थियों को करते हैं, और उनके व्यक्तित्व में ईमानदार व्यक्तित्व की छाप जीवन में पड़ती है। उसके अलावा जो है प्रोफेसर अनुराग यादव सर, डॉक्टर सुरेंद्र सर, विजय रंजन सर, एवं जो भी गुरुजन हैं, मैं सभी का अभिवादन करता हूँ। और बस मैं यही कहूँगा कबीर के एक दोहे के साथ कि राम नाम के पढ़ तरे देवे को कछु नाय, क्या लय गुरु संतोष ये हौस रही मन माही। तो उसके बदले में तो कुछ नहीं दे सकता, बस एक जो है आप लोगों का जो है एक धन्यवाद व्यक्त कर सकता हूँ, कृतज्ञ रह सकता हूँ। और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा जो अनुभव है वो काम आया होगा, आप जरूर से लाभान्वित होंगे। जो भी आपके प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं उनका उत्तर दूंगा, निश्चित रूप से दूंगा। और इसी के साथ मैं अपना साक्षात्कार समाप्त करता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय।